Hello everyone, welcome to Crazy Physics. Myself Rani and today's we will discuss GIC questions paper. Actually इस questions papers पे GIC का जो questions paper था उस पे मैं कुछ lectures है, कुछ solutions है, कुछ questions के वो already upload कर चुकी हूँ. जिसने नहीं देखे पहले आप हैं उन questions को देखो and कुछ questions है I think 11 या 12th क्वेश्चंस का ही सॉल्यूशन हुआ था. तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है और इस जो क्वेश्चंस पेपर का लिंक है मैं ऑलरेडी है वो टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं शेयर कर चुकी हूँ और जिसको नहीं मिला वो इस लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस पेपर का आपको लिंक मिल जाएगा. ठीक है. तो अब जो क्वेश्चन नंबर जो 13 है क्वेश्चन नंबर 13 है मैं आपको बताती हूँ क्या है. इसने बोला है एक सर्किट गिवन है. सर्किट है कुछ ऐसा गिवन है. देखो मैं बता देती हूँ. यहाँ पे हमारे पास ये एक ऐसा सर्किट है. इस सर्किट में करंट है यहाँ से पास आउट हो रहा है. ये क्या है रेजिस्टेंस है. ये जो रेजिस्टेंस है ये 1 ओम का है एंड अब जो सेकंड जो रेजिस्टेंस है ये कितने ओम का है 2 ओम का है. एंड यहाँ पे है एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है 3 ओम का और यहाँ से जो करंट है ऐसे बोला इसने. तो ये गिवन सर्किट है. इसने बोला है इन द सर्किट सोन इन फिगर आपके पास सामने है पावर डेवलप्ड अक्रॉस 1 ओम एंड 2 ओम के अक्रॉस है. कितनी पावर होती है. पावर जो होगी 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टेंस आर इन द रेशियो. मुझे वो फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो सबसे पहले आपको मुझे क्या निकालनी है पावर निकालनी है. तो पावर के फॉर्मूले हैं आपको बेसिकली पता होना चाहिए. पावर के मेनली है वो 3 फॉर्मूले हैं लेकिन यहाँ पे है मेरे पास है वो क्या है रेजिस्टेंस गिवन है एंड और क्या है करंट गिवन है. ठीक है. तो सबसे पहले है मैं फाइंड आउट करूँगी कि 1 ओम के कोरस्पोंडिंग है कितना रेजिस्टेंस जाता है एंड सेम 2 ओम के कोरस्पोंडिंग है वो कितना रेजिस्टेंस जाता है. तो यहाँ पे देखो कितना करंट जाता है. तो यहाँ पे मैंने करंट निकाला किसके 1 ओम के. तो 1 जब भी मैं करंट निकालती हूँ अब ये दोनों कॉम्बिनेशन है वो कैसे है पैरेलल में. तो जब भी जिसका भी निकालती हूँ उसको छोड़ो बाकी को टॉप में रखो 2 डिवाइड में सम करो तो कितना आ गया 3. 2 1 + 2 कितना आ गया 3. तो क्या आगा 2/3 आई. राइट. अब ऐसे ही सेम जो मेरे पास जो करंट होगा किसके 2 ओम के 2 ओम रेजिस्टेंस के कोरस्पोंडिंग. अब इसके कोरस्पोंडिंग मुझे करंट निकालना है. यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ. तो आप इसको स्किप करोगे ऊपर टॉप में किसको लिखोगे 1 डिवाइड में सम ऑफ बोथ 3 आई. ठीक है. तो मेरे पास है 1 ओम के कोरस्पोंडिंग जो करंट आया वो कितना आया 2/3 आई एंड जो 2 ओम रेजिस्टेंस के जो कोरस्पोंडिंग जो करंट आया वो कितना आया I/3. राइट. अब यहाँ पे जो मेरे पास है इसमें से I3 होगा मीन्स यहाँ पे 3 ओम के इस रेजिस्टेंस के जो कोरस्पोंडिंग जो करंट है वो कितना है I एग्जिट कर रहा यहाँ पे. ठीक है. तो ये हमारे पास है सेम आएगा. अब मुझे निकालना है P1 मीन्स इस रेजिस्टेंस के कोरस्पोंडिंग कितनी पावर है इसके और इसके. तो मैं पहले यहाँ पे ये निकालती हूँ. तो मेरे पास है करंट है वो ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पे क्या है मेरे पास रेजिस्टेंस गिवन है. तो अगर जो मुझे पावर निकालना है तो यहाँ पे ये दोनों गिवन है. तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करूँगी P विच इज इक्वल टू I²R. तो यहाँ पे अगर मैं इसके कोरस्पोंडिंग निकालूँ 1 ओम के कोरस्पोंडिंग पावर है कितना करंट है मेरे पास 2/3 आई इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 1 ओम. तो यहाँ पे 1 तो यहाँ पे है बेसिकली वो कितना होगा 4/9 I². यही आएगा ना 4/9 I². अब आप निकालो यहाँ पे पावर किस रेजिस्टेंस के कोरस्पोंडिंग 2 ओम के. तो पावर कितना आएगा यहाँ पे इसका स्क्वायर. तो ये कितना आएगा I²/9 मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस कितना है 2. तो यहाँ से बेसिकली कितना आ गया 2/9 I². सेम अगर मैं पावर निकाल लूँ इस रेजिस्टेंस के कोरस्पोंडिंग तो यहाँ से कितना आएगा करंट कितना है ये I² मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस कितना है 3. तो 3 I². अब इसमें पूछा क्या है इन तीनों का रेशो पूछा. तो इन तीनों का रेशो निकालेंगे तो कैसे करेंगे. यहाँ से देखो मैं ऐसे करती हूँ पावर ये यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस के कोरस्पोंडिंग एंड हेयर 3 ओम रेजिस्टेंस के कोरस्पोंडिंग. तो पावर 1 ओम रेजिस्टेंस के कितने आई 4/9 I², 2/9 I² एंड
3 आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर से तो ये बेसिकली कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे आप क्या करो, 9 से कंप्लीटली अगर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से कितना आएगा 4 2 और यहाँ से करेंगे तो 27। तो बेसिकली दिस इज अवर राइट आंसर, आवर सी ऑप्शन इज राइट, 4:2:27। सो दिस इज अवर राइट आंसर। सो नाउ सॉल्व विद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो में कुछ मैंने प्रॉब्लम्स दी थी, प्लीज़ जो भी मैं प्रॉब्लम देती हूँ उनको टेलीग्राम ग्रुप में उनका सॉल्यूशन है शेयर करने की कोशिश किया करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन व्हेन प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ए गिवन मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे उसने मैग्नेटिक फील्ड में बोला, आज जो पार्टिकल्स बोले हैं जो ऑप्शंस में है वो क्या है मेरे पास है इलेक्ट्रॉन, सेकंड है प्रोटॉन एंड थर्ड है मेरे पास है हीलियम एंड आवर फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है मेरे पास लिथियम। इन 4 पार्टिकल्स में मुझे बतानी है क्या मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो किस पार्टिकल की है। ठीक है, और जो सारे के सब जो पार्टिकल हैं वो प्रोजेक्टेड किए गए हैं सेम वेलोसिटी से, किसमें, परपेंडिकुलर टू ए गिवन मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे देखो जब भी मैग्नेटिक फील्ड की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए जब भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई भी पार्टिकल है वो प्रोजेक्टेड किया जाता है, उस टाइम पे वो किस प्रकार का मोशंस करता है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल करता है, तब किस प्रकार का मोशंस है वहाँ पे होगा पार्टिकल का। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो इस केस में जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशंस में मूव करेगा। अब जब सर्कुलर मोशंस में मूव करेगा उस टाइम पे सबसे पहले आपको क्या निकालनी थी, फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। तो फ्रीक्वेंसी है f विच इज इक्वल टू 1/t। ये निकालने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, टाइम की, t की रिक्वायरमेंट है। अब t है वो किसके इक्वल होता है मेरे पास है, जो टाइम पीरियड निकालना है तो t है वो किसके इक्वल होगा 2πr अपॉन में v। अब यहाँ पे देखो 2π है वो कांस्टेंट है, r है मुझे अब यहाँ पे रेडियस का पता होना चाहिए और v है वेलोसिटी का पता होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्टेड किया गया तो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, QVB sin थीटा। तो यहाँ पे है वो आएगा QVB। अब है वो परपेंडिकुलर मूव किया तो वहाँ पे उसने सर्कुलर की ट्रेजेक्ट्री अचीव की और उस केस में ये वाला जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के, mv² अपॉन में r, राइट। तो v से v कैंसिल हो गया, यहाँ से अगर मैं r को निकालूंगी तो r विच इज इक्वल टू mv अपॉन में qp आ गया। अब यहाँ पे है r की वैल्यू है, इस इक्वेशंस में आप पुट करो तो यहाँ पे कितना आएगा t विच इज इक्वल टू 2π अपॉन में v, r की वैल्यू पुट करनी है, mv अपॉन में qb, v से v कैंसिल हो गया विच इज इक्वल टू 2πm अपॉन में qb। तो मेरे पास जो टाइम है वो किसके इक्वल आया, t विच इज इक्वल टू 2πm अपॉन में qb, बट वी फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी। सो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशंस, वी गेट, पुट करो आप यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू कितना आएगा, QB अपॉन में 2πm, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या है, 2 है, पाई है, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मैंने किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में सभी पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया गया तो यहाँ पे B है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। अब मेनली जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, चार्ज एंड मास के ऊपर। यहाँ पे ये है ना, अब आप इन पार्टिकल्स का चार्ज देखो और मास देखो। अब जिस भी पार्टिकल का, अब इसने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी निकालने, और फ्रीक्वेंसी भी क्या, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यही पूछा ना इसने, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, सेकंड है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब होगी, जिसका मास है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और चार्ज को आप पकड़ो, देखो कैसे करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड यहाँ पे हीलियम है एंड लिथियम। अब यहाँ पे चार्ज देखो, इलेक्ट्रॉन्स पे बेसिकली जो चार्ज होता है यहाँ पे कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल,
प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 प्रोटॉन, मीन्स दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम होता है, सिर्फ ओनली डिफरेंस होता है वो नेगेटिव प्लस का होता है। इलेक्ट्रॉन्स में होता है वो -1.6 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻ का 19 होता है, लेकिन जो प्रोटॉन है उसमें प्लस आता है, सिर्फ ओनली साइन का डिफरेंस होता है, सेम होता है, ठीक है। मैग्नेट, अच्छा यहाँ पे जो हम हीलियम के में डिस्कस करेंगे, तो हीलियम है एक्चुअली क्या होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, मेरे पास 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है जो हीलियम पॉजिटिव है, तो इसने क्या किया, इस पे जो होगा मेरे पास 2 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, क्योंकि उसने हीलियम पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो इस पे ओवरऑल आएगा 2 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इस पे ओवरऑल चार्ज देखूंगी तो वो कितना आएगा, 1 प्रोटॉन का आएगा, ठीक है। एंड लिथियम प्लस है, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर आता है वो कितना आता है, 3 आता है। तो यहाँ पे है इसमें कितना आएगा, मेरे पास है 3 प्रोटॉन होंगे एंड 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस केस में जो ओवरऑल आएगा वो भी कितना आएगा, 1 प्रोटॉन आया। तो बेसिकली है जो चार्ज है वो सभी का क्या है, सेम है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं मास के ऊपर, चार्ज है वो सेम आया। नाउ वी विल डिस्कस मास ऑफ ऑल दिस पार्टिकल। तो मास डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो किसके इक्वल है, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 9.1 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻ का 31, राइट। इलेक्ट्रॉन का मास है इसके इक्वल होगा। एंड मास ऑफ जो प्रोटॉन है वो कितना आएगा, 1.62। वेट करो थोड़ी देर, तो कंटिन्यू करते हैं। तो अगर जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो किसके इक्वल होता है, 1.67 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻ का 27 किलोग्राम, कुछ शोर आ रहा था। तो एंड अब यहाँ पे देखो मास किसका, हीलियम का। तो हीलियम का मास किसके इक्वल होगा, 4 मास ऑफ प्रोटॉन। एंड मास ऑफ लिथियम का जो मास है, इसका जो होता है एटॉमिक मास, वो किसके इक्वल होता है, 7 मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप है जो सबसे जो ज़्यादा जो मास होता है वो किसका है, लिथियम का, जो कि 7 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। तो यहाँ पे है लिथियम का मास है वो सबसे ज़्यादा है। सो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसकी सबसे कम होगी, लिथियम की। तो हेयर और 4th ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे है जो लिथियम की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे कम होगी गिवन पार्टिकल में से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसने बोला है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमने एक रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। क्या है, फॉर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गोज थ्रू ए हिस्टेरिसिस लूप, ठीक है। तो यहाँ पे दिए हैं, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, इट हैज ए फिक्स्ड वैल्यू, our first option, and our second option it may be 0, and our third option it may be infinity, and our fourth option it may be negative, ठीक है। तो हमने रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना। सबसे पहले आपको हिस्टेरिसिस लूप है उसको ट्रेस करो। क्या जो हम करते हैं वो किसके, H एंड I के बीच में, राइट। तो यहाँ पे है जो कुछ कैसे आती है, कुछ ऐसे आती है ये, ठीक है। अगर आपको ये लूप के बारे में पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ ऐसे होते हैं, ये जो मैंने ट्रेस किया है इन बिटवीन I एंड H के बीच में ट्रेस किया है। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट ले लेती हूँ, जैसे यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे आएगी। जैसे मेरे पास है ये जो वाला पॉइंट है, मैंने ये ले लिया। अच्छा अब यहाँ पे ये देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इस पॉइंट पे इस लाइन पे मीन्स अलोंग H एक्सिस पे I की वैल्यू 0 होगी, मीन्स यहाँ पे I की वैल्यू 0 होगी, मीन्स इस पॉइंट पे, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को G नाम दूँ तो G पॉइंट पे मेरे पास क्या होगी, I है वो 0 होगी, एंड H की समथिंग कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे अलोंग I एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग H की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे मेरे पास H की वैल्यू 0 है एंड I की कुछ समथिंग वैल्यू है, ठीक है, मीन्स नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, H है वो नेगेटिव है। यहाँ पे देखो H है
वो नेगेटिव है एंड जो आई की वैल्यू है वो क्या है मेरे पास पॉजिटिव है। सिर्फ आपको यही पता होना चाहिए और कुछ नहीं। अब आप इसमें पूछा था क्या, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गोस थ्रू ए हिस्टैरिसीस लूप। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो मैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी है वो किसके इक्वल होगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो किसके इक्वल होती है, विच इज इक्वल टू आई अपॉन में एच। आई अपॉन में एच का आप रेशियो देखो। और फर्स्ट केस, मैं फर्स्ट केस लेती हूँ एट पॉइंट जी। एट पॉइंट जी पे मैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी है वो किसके इक्वल होगी, आई अपॉन में एच। अब यहाँ पे देखो आई की वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो, क्योंकि इस एक्सिस पे आई की वैल्यू जीरो होगी एंड एच की वैल्यू समथिंग कुछ वैल्यू है, ठीक है, कुछ भी वैल्यू पुट करो यहाँ पे। अब जीरो अपॉन में समथिंग, तो यहाँ पे है ससेप्टिबिलिटी, जो हमारे पास जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो यहाँ पे जो अवर जो ऑप्शन है इट में भी जीरो हो सकती है, ठीक है, ये ठीक है। नाउ एट पॉइंट, यहाँ पे ये जी पॉइंट है, इसको आप ए नाम ले लो और ये बी है। एट पॉइंट ए पॉइंट पे देखो क्या होगा, एट पॉइंट ए दिस इज इक्वल टू आई अपॉन में एच। आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, समथिंग कुछ है, तो मीन्स कुछ भी लगा लो आप, जैसे मैंने कुछ भी है यहाँ पे समथिंग एंड डिवाइड में एच। एच की वैल्यू इस एक्सिस पे क्या है, जीरो, समथिंग अपॉन में जीरो विच इज इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी। तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो सकती है, ये ऑप्शन भी ठीक है। नाउ अवर थर्ड पॉइंट किस पे, एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी पे देखो आप क्या होगा, काई विच इज इक्वल टू आई अपॉन में एच। यहाँ पे देखो एच की वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है एंड आई की वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो ओवरऑल है क्या होगा मेरे पास है वो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव अपॉन में नेगेटिव है ना, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये है ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। तो अब ये जो तीनों ऑप्शन है वो ठीक है, सिर्फ इसमें एक ऑप्शन है इट हैज ए फिक्स्ड वैल्यू, इसकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती। आप देखो हर एक पॉइंट पे इस लूप में वैल्यू है वो आई एंड एच की चेंज हो रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा उसने, व्हेन द करंट चेंजेस फ्रॉम +2 एम्पियर से -2 एम्पियर। इसमें जो करंट है वो चेंज हुआ है कहाँ से, +2 एम्पियर से कहाँ तक, -2 एम्पियर तक ये करंट चेंज हुआ है, ठीक है। इन कितने टाइम में चेंज हुआ है ये करंट, t विच इज इक्वल टू 0.05 सेकेंड इसमें चेंज हुआ। नाउ एन EMF ऑफ 8 वोल्ट, इसने EMF बोला है विच इज इक्वल टू जो किसके इक्वल है, 8 वोल्ट के, इज इंड्यूस्ड इन ए कोयल, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शंस ऑफ द कोयल का ये बताना, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पे इंड्यूस EMF है वो किसके इक्वल होता है, माइनस का L DI अपॉन में DT। ये फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं किया। अब जस्ट आप फॉर्मूले में और जितनी भी वैल्यू है वो सारी की सारी पुट करो। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो मैं इसमें क्या, माइनस का L DI करंट है वो कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, +2 एम्पियर से -2 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना आएगा चेंज, -2 डिवाइड में टाइम कितना है 0.05। तो यहाँ से किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑलरेडी और माइनस ये, तो यहाँ पे किसके इक्वल आएगा 4L डिवाइड में 0.05, ये किसके इक्वल है, E के इक्वल है। E की वैल्यू भी गिवन है EMF विच इज इक्वल टू 8, निकालना क्या है L विच इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई में 0.05 डिवाइडेड बाई 4 2, तो यहाँ से कितना आएगा 0.1 हेनरी। जो सेल्फ इंडक्शन है उसकी जो यूनिट है वो क्या होती है 0.1 हेनरी। तो आई थिंक आवर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है ए, इसने बोला है कितनी वोल्ट है, 220 वोल्ट गिवन है। इनपुट इज सप्लाई टू ए ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर है उसमें इतनी वोल्ट है, उसको सप्लाई की। द आउटपुट सर्किट ड्रॉज ए करंट ऑफ, आउटपुट जो करंट बोला है इसने वो कितना है, आउटपुट करंट विच इज इक्वल टू 20 एम्पियर, राइट। एंड कितनी वोल्ट पे, तो आउटपुट वोल्ट है वो भी कितनी है 440 वोल्ट, ये गिवन है उसने। इफ द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 80%,
एफिशिएंसी बोला उसने, वो ट्रांसफार्मर की कितनी है, इज 80%, राइट। अब उसने बोला द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज, तो करंट है वो कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ पे देखो एफिशिएंसी है ईटा, तो इस केस में जो है 80% है, तो यहाँ पे मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, मेरे पास 0.8 के, राइट। अब निकालना क्या था इसमें, एक मिनट। अच्छा, द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफर मीन्स इनपुट करंट निकालना है हमें। क्या निकालना है, इनपुट करंट, ठीक है। तो आप को इन सभी के बीच में क्या है, एक रिलेशन है, वो आपको पता होना चाहिए। रिलेशन क्या है, एक्चुअली ईटा है, एफिशिएंसी होती है वो किसके इक्वल होता है, आउटपुट करंट डिवाइड में इनपुट करंट, मल्टीप्लाई में हमारे पास है आउटपुट करंट, इनपुट करंट डिवाइड में मल्टीप्लाई में क्या आएगा, आउटपुट वोल्टेज जो यहाँ पे होता है ना एफिशिएंसी में, डिवाइड में इनपुट वोल्टेज। निकालना क्या है, इनपुट करंट, तो इसको ईटा को इधर रखो और इनपुट करंट को यहाँ पे, तो इनपुट करंट विच इज इक्वल टू आउटपुट करंट किसके इक्वल है 20। सारे के सारे जो भी क्वेश्चन आए कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको थोड़े से भी फॉर्मूले पता है तो आप इजी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ईटा की वैल्यू पुट करो 0.8 मल्टीप्लाई में आउटपुट वोल्टेज 420 एंड इनपुट वोल्टेज थी वो कितनी थी 220, कैंसिल करो तो यहाँ से कितना आया 2, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास। अब इस पॉइंट को अगर मैं फिनिश करूँगी तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ 2 4 5, तो यहाँ से कितना आ गया 50, कितना आया। तो यहाँ पे आप देखो कैंसिल करने में मैंने कहाँ मिस्टेक की है, ऑप्शन में कहीं पे भी 50 नहीं है, 5 एम्पियर। देखो दोबारा कट करो, 0 से 0 22 दूनी 44, ठीक है। ये फिनिश करिया तो यहाँ से कितना आया 2 चौके 4 पंजे, तो यहाँ से तो क्या आ रहा 50 आ रहा। अच्छा एक मिनट, तो इसने जो बोला था क्या, जो आउटपुट जो करंट गिवन था वो 2 एम्पियर था, सॉरी जो आउटपुट करंट था वो 2 एम्पियर था, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा, अब आप यहाँ पे कट करके देखना, देख दोबारा कर देती हूँ। यहाँ पे इनपुट करंट था, आउटपुट करंट है वो 2, आउटपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है एंड एफिशिएंसी कितनी है 0.8। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को फिनिश करूँगी तो मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 0 से 0 कैंसिल, 2 आ गया, तो यहाँ से ये 4 2, यहाँ से कितना आया 5, तो हमारे पास है जो इनपुट करंट है वो किसके इक्वल आएगा 5 एम्पियर के, ठीक है। यहाँ पे सारी वैसी यूनिट थी, तो यहाँ पे कितना आ गया करंट होगा वो कितना आएगा 5 एम्पियर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला, इन द गिवन सर्किट, एक सर्किट गिवन है, कुछ ऐसा है, रेजिस्टेंस एंड हेयर कैपेसिटर, यहाँ पे एक एम्पियर अटैच है, यहाँ पे एक वोल्ट गिवन है और ये गिवन है इसने, ये बोला इसने रेजिस्टेंस है वो 50 ओम के, 400 वोल्ट, यहाँ पे भी 400 वोल्ट, यहाँ पे है एंड 50 हर्ट्ज, राइट। अब इसने बोला इन द गिवन एलसीआर सर्किट, ये एक एलसीआर सर्किट है, द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टेंस एंड करंट फॉलोइंग थ्रू इट विल बी। हमने क्या बताना है यहाँ पे, करंट बताना है और वोल्टेज बतानी है, वोल्टेज एंड करंट है वो कितनी होगी। तो आपको जो पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, इंडक्शंस भी हैं और कैपेसिटर्स भी है। इस केस में जो मेरे पास है जो वोल्टेज होती है वो कैसे होती है, आपको वोल्टेज अक्रॉस द किसके अक्रॉस निकालनी है यहाँ पे, रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर कैसे निकालेंगे, जस्ट आपको फॉर्मूला आपको अगर आप पता है तो आप लिखो जेड विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा इंडक्शन, तो 400 वोल्ट, तो यहाँ से कितना आएगा आर स्केयर प्लस का एक्सएल माइनस का एक्स सी इसका स्केयर। अब यहाँ पे देखो एक्सएल एंड एक्स सी है, यहाँ पे 400 एंड 400 है, वो क्या है मेरे पास है सेम है, एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना दिया इसने
वोल्टेज पूछी ना, तो यहाँ पे कितना, ये 100 वोल्ट है, तो यहाँ पे जस्ट आप पुट कर दो, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे पुट करेंगे 100 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो यहाँ पे है जो वोल्टेज आई अक्रॉस द रेजिस्टर्स वो कितना आई 100 वोल्ट। अब यहाँ पे आप करंट निकालना, करंट विच इज इक्वल टू V अपॉन में R। V कितनी आ चुकी है मेरे पास 100 डिवाइड में रेजिस्टेंस कितना है 50, कट करो तो यहाँ से कितना आएगा 2 एम्पियर। ठीक है, बस ये अवर दिस इज अवर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इन एन एसी सर्किट, एक एसी सर्किट गिवन है, V एंड I आर गिवन बाय V विच इज इक्वल टू 100 साइन ओमेगा 100t वोल्ट, एंड इसने क्या कहा, करंट है वो किसके इक्वल है 100 साइन 100t प्लस का पाई अपॉन में 3 मिली एम्पियर, ये इसने गिवन है। इसने पूछा पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, तो आपको पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पावर है वो किसके इक्वल आती है, ये यही पूछे ना, हाँ पावर है वो किसके इक्वल होती है V RMS मल्टीप्लाई में I RMS मल्टीप्लाई में cos फाई। अब यहाँ पे देखो ये क्या है V, तो यहाँ पे इसमें जो V RMS की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है पीक की डिवाइड में √2। अब यहाँ पे पीक जो वोल्टेज है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 100/√2। ऐसे सेम IRMS की वैल्यू पता देखो, यहाँ पे पीक वैल्यू है I नोड है वो किसके इक्वल है 100 डिवाइड में √2। अब यहाँ पे जो cos फाई है इसमें और इसमें है, एंगल है वो कितने का चेंज है, फाई एंगल है वो किसके इक्वल है पाई अपॉन में 3। ऑल वैल्यू है इस फॉर्मूले में पुट करो, P विच इज इक्वल टू V RMS 100 डिवाइड में √2 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में √2 मल्टीप्लाई में cos पाई मीन्स cos पाई अपॉन में 3 की वैल्यू मीन्स cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन में 2। तो यहाँ से कितना आया √2 एंड √2 ये किसके इक्वल आ गई 2, और यहाँ से किसके इक्वल आया 4। तो मेरे पास ये किसके इक्वल आ गया 4 के। और यहाँ पे इसने ऑप्शन क्या है कुछ ऐसे दिया 2.5 वाट 5 वाट ये दिया, राइट। अब यहाँ पे देखो इसने क्या बोला था मिली एम्पियर, तो इसको अब मैं चेंज करूँगी तो यहाँ से कितना आएगा 10⁻³ से डिवाइड करूँगी तो यहाँ से है कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे कितना आ गया 10/4 कट करो 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5। तो ये हमारे पास है राइट आंसर है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ पे इट द स्क्रीन इज मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट। एक स्लिट है, देखो यहाँ पे है मेरे पास ऐसे 2 स्लिट लगी होती है, स्क्रीन है यहाँ, स्लिट और स्क्रीन के जो बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है डी होती है। इसने यही बोला है स्क्रीन इज मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, मीन्स इसको दूर लेके जाते हैं स्क्रीन को। जब स्क्रीन को मैं दूर लेके जाऊंगी तो यहाँ पे है मीन्स डी को उसने क्या किया इंक्रीज किया। ठीक है, अब उसने पूछी एंगुलर फ्रिंज विड्थ के बारे में पूछा, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो फ्रिंज विड्थ है बीटा वो किसके इक्वल होता है लैम्डा, एंड हाँ फ्रिंज विड्थ है वो किसके इक्वल होता है लैम्डा डी अपॉन में डी को इसको इसने क्या किया इंक्रीज किया, तो जो फ्रिंज विड्थ है वो भी क्या होगी इंक्रीज होगी, और ये वाली जो वैल्यू है वो क्या होगी कांस्टेंट। तो यहाँ पे जब इसने स्क्रीन को ज़्यादा दूर लेके गया डी व्हेन डी इंक्रीज देन एंगुलर फ्रिंज विड्थ आल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो ये हमारे पास है आंसर होगा एंगुलर फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज। सिंपल क्वेश्चन आए हुए बिल्कुल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला उसने, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन ए मटेरियल इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ जो इंसिडेंस जो एंगल है उसने बोल दिया 60 डिग्री है, थीटा विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। आगे बोला उसने द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली पोलराइज्ड, जब भी वो ऐसे बोलता है ना रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कम्प्लीटली क्या है पोलराइज्ड है। तो यहाँ पे क्या लगेगा आपको इतना ही पढ़ने के बाद पता लगना चाहिए, क्या ब्रेविस्टर लॉ का हम यहाँ पे यूज करेंगे। द वेलोसिटी बतानी ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द मटेरियल इज,
जो वेलोसिटी है किसकी, रिफ्रैक्टेड रे की, इनसाइड द मटेरियल इज विच इज, जो कि किसके इक्वल होगी, तो यहाँ पे आप ब्रेवस्टर लॉ का यूज करो, म्यू विच इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, √3, तो म्यू की वैल्यू म्यू विच इज इक्वल टू √3। अब यहाँ पे है जो ये किसके इक्वल होता है आपको पता होना चाहिए, म्यू विच इज इक्वल टू C अपॉन में भी, पूछा क्या इसने पूछा है वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी पूछी ना। अब आप देखो ये और ये दोनों सेम है तो आप इसको कंपेयर करो, तो यहाँ पे C अपॉन में भी विच इज इक्वल टू √3, तो आ गया। पूछा क्या उसने, वेलोसिटी पूछी है, तो V को करो आप, V विच इज इक्वल टू C अपॉन में √3, C की वैल्यू पुट करो, 3 मल्टीप्लाई में 10⁸ डिवाइड में √3, जो कि किसके इक्वल आएगा, √3 मल्टीप्लाई में 10⁸। सो दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, तो जो कमिंग क्वेश्चन है उनको करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप पहले मैंने आई थिंक 21 कुछ नियर अबाउट है क्वेश्चंस है वो कर चुकी हूँ, बिल्कुल ही सिंपल है। सबसे पहले आपको अगर ये वाला जो GIC है उसमें जो फर्स्ट पेपर आता है वहाँ पे 80 क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे जो कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव है, तो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आई थिंक आए हुए कोई भी कॉन्सेप्चुअली नहीं है, कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है। आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट को पढ़ते ही किस फॉर्मूला का हमने यूज करना है, एंड जो भी क्वांटिटी जो भी वैल्यू गिवन है आप फॉर्मूले में पुट करो एंड आपके पास है आंसर है, वो जस्ट फ्यू सेकंड में आप निकाल सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।